15 अप्रैल साल 2023 की वो काली रात जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। आखिर कैसे एक तांगे वाले का बेटा बना जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह? क्यों उसे पुलिस के कड़े पहरे के बीच सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया? क्या ये सिर्फ एक गैंग वॉर थी या इसके पीछे छिपी थी कोई और गहरी साजिश? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम उस फाइल को खोलने जा रहे हैं जिस पर खून के धब्बे अभी भी ताजा हैं। कहते हैं कि जब इंसान की आंखों पर ताकत का नशा चढ़ता है तो उसे अंजाम दिखाई देना बंद हो जाता है। अतीक अहमद की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं। ये शहर अपनी तहजीब और पढ़ाई के लिए जाना जाता है, लेकिन अतीक अहमद ने इसे क्राइम का गढ़ बना दिया था। अतीक के पिता हाजी फिरोज तांगा चलाया करते थे और परिवार की हालत बहुत साधारण थी, लेकिन अतीक को मेहनत की रोटी नहीं बल्कि जल्दी अमीर बनने का शौक था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और गलत संगत में पड़ गया। साल 1979 ये वो साल था जब अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उस समय इलाहाबाद में चांद बाबा नाम के गैंगस्टर का खौफ हुआ करता था। अतीक जानता था कि अगर उसे बड़ा बनना है तो उसे शहर के सबसे बड़े शेर का शिकार करना होगा। उसने ठीक यही किया। दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या करके अतीक ने यह ऐलान कर दिया कि अब इस शहर का नया डॉन वो है। इस एक हत्या ने अतीक को रातों रात फेमस कर दिया। पुलिस फाइलों में उसका नाम दर्ज हो गया, लेकिन सड़कों पर उसकी दहशत शुरू हो चुकी थी। अतीक अहमद सिर्फ एक अपराधी बनकर नहीं रहना चाहता था। वो जानता था कि भारत में अगर जुर्म को लंबी उम्र देनी है तो उसे पॉलिटिक्स की ढाल चाहिए। इसलिए उसने खादी पहनने का फैसला किया। साल 1989 में वो पहली बार विधायक बना। ये एक अजीब विडंबना थी कि जिस हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए थी उस हाथ में जनता ने पावर दे दी। विधायक बनते ही अतीक का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो माननीय विधायक बन चुका था। पुलिस भी उस पर हाथ डालने से डरने लगी थी, क्योंकि अब उसके पास लॉ मेकर का ठप्पा था। अतीक ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके जबरन वसूली, जमीनों पर कब्जा और किडनैपिंग का एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगने लगा था। उसके गुर्गे पूरे शहर में फैल गए और किसी की हिम्मत नहीं थी कि अतीक के खिलाफ एक शब्द भी बोले। अगर कोई बोलता तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता। ये अतीक के राइज की कहानी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। वक्त का पहिया घूमता है और साल आता है 2004। अतीक अहमद अब फूलपुर से सांसद बन चुका था। उसका रुतबा इतना बढ़ गया था कि वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगा था। लेकिन इसी दौरान इलाहाबाद पश्चिम की विधानसभा सीट खाली हो गई। अतीक चाहता था कि ये सीट उसके भाई अशरफ को मिले, ताकि घर की पावर घर में ही रहे। लेकिन यहां एंट्री होती है एक नए चेहरे की, जिसका नाम था राजू पाल। राजू पाल ने न सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि अतीक के भाई अशरफ को हराकर वो सीट जीत ली। ये अतीक अहमद के अहंकार पर एक करारा तमाचा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मामूली लड़का उसके भाई को हरा दे और उसके इलाके में अपनी धाक जमा ले। अतीक और उसके भाई अशरफ ने इसे अपनी पर्सनल इंसल्ट मान लिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। 25 जनवरी साल 2005। राजू पाल अभी अपनी जीत का जश्न भी ठीक से नहीं मना पाए थे कि दिन दहाड़े उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि राजू पाल को संभलने का मौका तक नहीं मिला। डॉक्टरों के मुताबिक राजू पाल के शरीर से लगभग 19 गोलियां निकाली गई थीं। यह हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह अतीक का मैसेज था पूरे शहर के लिए कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका अंजाम यही होगा। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन अतीक का पॉलिटिकल क्लाउट इतना मजबूत था कि गवाह मुकर जाते थे या गायब हो जाते थे। इसी केस का मुख्य गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल राजू पाल का दोस्त भी था और रिश्तेदार भी। अतीक जानता था कि अगर उमेश पाल ने कोर्ट में गवाही दे दी तो उसकी सल्तनत खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अतीक ने उमेश पाल को किडनैप करवाया और उसे बहुत टॉर्चर किया। उसे करंट लगाया गया, पीटा गया और धमकी दी गई कि वो गवाही न दे। लेकिन उमेश पाल एक जिद्दी इंसान था। उसने हार नहीं मानी और वो अतीक के खिलाफ खड़ा रहा। यहां से शुरू हुई अतीक और उमेश पाल के बीच की वो दुश्मनी जो अतीक के विनाश का कारण बनने वाली थी। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अतीक को लगा कि वो हमेशा ऐसे ही बचता रहेगा, लेकिन वक्त करवट बदल रहा था। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। ये अतीक अहमद के बुरे वक्त की शुरुआत थी। सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। अतीक अहमद जो अब तक खुला घूम रहा था, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उसे देवरिया जेल और बाद में बरेली और फिर गुजरात की साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया, ताकि वो अपना नेटवर्क न चला सके। लेकिन अतीक जेल के अंदर से भी अपना गिरोह चला रहा था। उसके गुर्गे बाहर थे और वसूली का धंधा जारी था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब तारीख थी 24 फरवरी साल 2023। 18 साल बाद भी उमेश पाल अतीक के लिए गले की हड्डी बना हुआ था।
उस दिन उमेश पाल कोर्ट से गवाही देकर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार घर के बाहर रुकी, वहां पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बम और गोलियों से उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी। इस घटना ने सरकार और पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया। ये पुलिस के इकबाल को सीधी चुनौती थी। जांच में पता चला कि इस हत्या की साजिश साबरमती जेल में बैठे अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ ने रची थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस हमले को लीड कर रहा था अतीक का बेटा असद। अतीक चाहता था कि उसका बेटा भी जुर्म की दुनिया में अपना नाम बनाए, लेकिन यही चाहत उसके बेटे की मौत का